चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पूछ लेगा आपसे, क्योंकि आप पता है आपको कि क्वेश्चन जो हिंदी का जो पेपर है मॉडर्न लेवल का आने लग गया है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस क्या कर लेता है, आयोग कर लेता है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी। पहले तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग अगर मैं बता दूं, भुजंग मतलब जो सांप होता है, सर्प का पर्यायवाची है भुजंग। अब आप काफी हद तक क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती, जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष में लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा हिंदी का सीरीज भाग 1 आपके लिए है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। ठीक है, एक नाटककार है, एक रचनाकार है, एक लेखककार है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इन्होंने क्या अपने जो नाटक है उसके लिए क्या रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। ठीक है, किन्होंने? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, कौन से कवि हैं बेटा? तो आंसर आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी कवि हैं। ठीक है, इनको देखो झारखंडी और कलाधर के नाम से इन्हें जाना जाता था। किसे? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के ब्रह्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। स्टार लगा लेना है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो बेटा पंचतंत्र का एक ऐसी पुस्तक है जिसका क्या 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। तो बेटा मुझे बता दो कि इसके रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो बहुत अच्छा, इसके रचनाकार कौन है बेटा? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है आपकी पंचतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नाम से जाना जाता है? देखो जो संस्कृत भाषा है ना, जो संस्कृत भाषा है उसे भारतीय आर्य भाषा की जननी कहा जाता है, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार कहा जाता है एवं देव भाषा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को क्या चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सत्सई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपोर्टेंट है, कुटुज के रचयिताकार कौन है बेटा? तो मैंने बताया था हजारों फूल कहाँ खिल गए हैं? बाग में खिल गए हैं। तो कुटुज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटुज के रचनाकार हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बेटा मलयालम यहाँ की क्या है? राजकीय भाषा है। लगा लेना, छाप लेना। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा क्या आष्ट्रिक समूह से संबंधित है। ठीक है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको किस नाम से जाना जाता था बेटा? हरिऔध इनको टाइटल दिया गया, इनका उपनाम। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? हरिऔध है, जिन्हें क्या खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। आपको आंसर लगाना है। ठीक है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो उर्दू भाषा क्या कहलाता है? खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है। ठीक है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है बेटा? ठीक है, कि देखो कि कम रचनाएं हैं इनकी, लेकिन इन्होंने कम रचनाओं में क्या कर दिया? सागर जितना बता दिया। ठीक है, गागर में सागर भर दिया। ठीक है, कि कम शब्दों में ही सारे संसार का क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। उनका नाम क्या है? बिहारी
है। गागर में सागर बनने का कार्य किसने किया है? बिहारी ने किया है। ठीक है। गाथा गाहें कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृतिक का बोध होता है। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक, सर आपने हिस्ट्री बता दी है, श्री गुप्त क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। गोदान किसकी कृति है बेटा? तो आपको बताना है किसकी है, तो बेटा धनपत राय श्रीवास्तव की है। सर आप बोल रहे हैं धनपत राय श्रीवास्तव, अरे बेटा तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम तो क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था। ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव इनका नाम था वास्तविक, किसका? प्रेमचंद्र का। गोदान, गबन, कर्बला, कर्मभूमि, ठीक है, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है। देखो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पे दिए? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने। ठीक है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो क्या है? घनिष्ठर है। ठीक है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे बेटा? ठीक है। तो पूछ लेता है कि चंद्रबरदाई द्वारा एक प्रमुख रचना है जिसे क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो बेटा। ठीक है, याद रखना पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। ये चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रह चुके हैं। कौन हमारे रहे थे? चंद्रबरदाई, जिनकी प्रमुख रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है बेटा। ठीक है। मैंने पूछा था चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा? भुजंग मतलब होता है सांप का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? भुजंग होता है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? रहीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या आपको इसका अर्थ भी बता दिया था बेटा। ठीक है। जो क्या है अच्छे व्यक्ति के स्वभाव होते हैं उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पाड़ते। तो बोलते हैं चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो रहीम द्वारा लिखित है। ठीक है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है बेटा? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। हबीब तनवीर द्वारा लिखी गई है चरणदास चोर। ठीक है। आज तक नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछने की संभावना है। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत बार पूछा गया है, तो इसके रचनाकार कौन है बेटा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध किसके? चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है। चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं बेटा। ठीक है। चिंता नहीं करना है, जब आप राम के शरण में चले जाओगे तो आपको क्या नहीं करनी है? चिंता नहीं करनी है। तो किसके शरण में जाने से? रामचंद्र के शरण में जाने से। ठीक है। तो चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। चीनी यात्री वेंगसान सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो कपिसा में पहुंचा था। ठीक है। कपिसा बेटा हरिद्वार। ठीक है। कुपिसा में पहुंचा था चीनी यात्री वेंगसान। ठीक है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाएं को जो बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। ठीक है। देखो बेटा छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? मैंने बताया था आपको बेटा क्या है? जयशंकर प्रसाद। झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है। छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा मतलब क्या होता है? जिसने सृष्टि की रचना की। जिसने छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है बेटा? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। अगर नागों के लिए यज्ञ करोगे तो क्या होगी? जय जयकार होगी, नाग आपको डसेंगे नहीं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? इंपोर्टेंट है बेटा 14 सितंबर 1949 को क्या देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिताकार कौन है? तो तुलसीदास द्वारा लिखित है ये। क्या? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी किसके द्वारा रचित हैं? तुलसीदास द्वारा। ठीक है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन पर लोक से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। इस कथन गोदान के किस पात्र से लिए गए हैं? तो महतो के पात्र से लिए गए हैं बेटा। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पूछ लेगा आपसे कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान किसकी है? मैंने बताया था प्रेमचंद्र की है। तो उसके किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो महतो द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट है। ठीक है। जो जिन शासन भसई सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सौ भाई करी सो तरी पाऊं पारू। ठीक है। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है। ये किसने कही है? देवसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र
में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है तो साहित्य के लिए दिया जाता है बेटा, ठीक है, साहित्य के लिए दिया जाता है। हिंदी में साहित्य के लिए सबसे पहले किसे दिया गया था बेटो, आपको पता है किसे दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था हिंदी क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया था बेटा, 1968 में दिया गया था बेटा। कौन सी कृति के लिए दिया गया था बेटा, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ठीक है। इनका उपनाम क्या है बेटा सुमित्रानंदन पंत का, प्रकृति के सुकुमार कवि और चितेर कवि के नाम से इन्हें जाना जाता, तो याद रखना है, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि, चितेरे कवि किसे, तो सुमित्रानंदन पंत। हिंदी के साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 1968 में नवाजा था। मैंने बेटा ठीक बताया था कि चिदम्बरा कितने के हो गए, 68 के हो गए बेटा, ठीक है, 68 के हो गए चिदम्बरा, याद रखना। इनका बचपन का नाम या इनका गांव का नाम, इसे लोग क्या गुसे या गुसाई दत्त कहा जाता था। जन्म कहाँ हुआ था बेटा, आपको जाना है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। पुराना नाम उसका क्या था, बन्ना था, मैंने आपको बताया था। बन्ना किसका प्राचीन नाम है, कौसानी हो गया। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। किस कौसानी को किसने कहा था बेटा, महात्मा गांधी जी ने कहा था जब वो अफ्रीका से भारत आए और फिर वो उन्होंने क्या कौसानी की यात्रा की, अनासक्ति योग टीका लिखी, तो उसी समय इन्होंने कौसानी को क्या मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, तो ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी के रहने वाले थे। कौसानी में इनका जन्म हुआ था, किनका, सुमित्रानंदन पंत का। चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञान पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो याद रखना है, VIMP है, इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लेगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकते हो साथियों, विजिट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो साथियों में भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF हम आपको मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार या पावर ऑफ नॉलेज एजुकेशन के क्लासेस वाले ग्रुप आप संलग्न कर सकते हो, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।